हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का और चैप्टर 1 हम करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एम लक्ष्मीकांत नाथ जी बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है जो कि आप पॉलिटी में पढ़ना चाहते हैं। मैं इसे आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ और वो भी पूरा अच्छे से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैं आपके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और करंट अफेयर्स भी डिस्कस करती हूँ। मेरा नाम है चीन ठाकुर और ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9836793076 और दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस तो आप जुड़ ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन से। मैंने अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास मेरी ली होगी तो हमने छोड़ा था यहाँ पर। हम लोग इस क्लास में 1935 का एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सारी चीज़ें एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ हो, आपको लगे कि ये खास नहीं है। इम्पोर्टेंट नोट्स मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुकी हूँ। ये नोट्स आपके लिए हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में खाली लिखना पीडीएफ बस और कुछ भी नहीं, मिल जाएगा आपको पीडीएफ। चलिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों है इतना इम्पोर्टेंट और इससे पहले के एक्ट्स तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव में हम लोग देख रहे थे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर मेंबर ऑफ काउंसिल बढ़ते जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर एक ऐसे संसद की टाइप से सभा भारत में भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे-जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जा रहा है और आईएनसी मजबूत होती जा रही है। आईएनसी जानते हैं ना? नेशनल कांग्रेस मजबूत होती जा रही है और यहाँ पर मेंबर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोस्ट के लिए ये और ज़्यादा भारतीयों को अब इन्वॉल्व कीजिए, अब भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स उनकी बातों को नहीं फ़ॉलो करते, फिर भी ना चाहते हुए भी उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो 1935 एक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं न कहीं हम लोगों ने इस एक्ट से बहुत कुछ सीखा है या समझा है, ठीक है? ब्लाइंडली नहीं समझा लेकिन जो-जो ज़रूरत पड़ी है हमने यस इसका मार्गदर्शन ज़रूर लिया। जैसे कि यहाँ पर हमें मिलता है ऑल इंडिया फेडरेशन जो कि 1935 एक्ट में आया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हायरार्की मिली सेंटर में और फेडरल कोर्ट बना साथ-साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है 1905 के एक्ट में। ये एक्ट बेसिक फ्रेमवर्क बनेगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट। 1935 का एक्ट फेडरेशन का मतलब आप समझते हैं, फेडरेशन आज की डेट में जहाँ सेंटर और स्टेट है। उस टाइम पे ये फेडरेशन क्या था? ये फेडरेशन था ब्रिटिश इंडिया नॉट ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है? और प्रिंसली भाई 550 से भी ज़्यादा प्रिंसली राजा महाराजा इतने आसानी से अपनी कहाँ पे पोस्ट छोड़ सकते थे, तो एक फेडरेशन बना, ठीक है? और उसके बाद जो प्रोविंसेस थे ब्रिटेन इंडिया में, उन्होंने ये फेडरेशन को जॉइन भी किया, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि भई आपको जॉइन करना ही पड़ेगा, ठीक है? और ये फेडरेशन जो है कभी भी मैटेरियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पाती है। पूरी तरह से ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, पूरी तरह सपोर्ट नहीं दे पाते। थोड़ा-सा 100% नहीं चल पाया मामला, लेकिन यहाँ पे डायरकी स्टार्ट हो गई। अब ये जो एक्ट था इसने पावर को सेंटर और प्रोविंसेस में बाँट दिया था, तो द्वय शासन लग गया था, ठीक है? सेंटर यानी कि फेडरल होगा, उनको पावर दी जाएगी और जो प्रोविंसेस हैं उनको प्रोविंशियल लिस्ट दी जाएगी और जो आज की डेट में हम जानते हैं ना हमारी जो पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 3 लिस्ट है। मतलब उसकी लिस्ट में 3 अलग-अलग पार्ट है। एक है जो सेंटर को पावर दी गई है, एक है जो स्टेट के पास पावर है और एक कंकरेंट लिस्ट भी है। ठीक है? ये जो कंकरेंट लिस्ट हम पढ़ते हैं, ये उस टाइम पीरियड में भी थी, 1935 में भी थी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं 1930 एक्ट में, ठीक है? उसके बाद आता है अगला एक्ट, 1947 का एक्ट। ये था भारत का इंडिपेंडेंस एक्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पार्टीशन हो जाता है। अब इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग-अलग देश बनते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है 15 अगस्त को और एक सॉवरेन नेशन बना दिया जाता है। और इसके साथ-साथ में जो वॉइसरॉय का पोस्ट था, वो भी अबॉलिश कर दिया जाता है। आपको ये याद रखना है कि लास्ट वॉइसरॉय कौन है और लास्ट वॉइसरॉय कौन है। ठीक है मैम, आप सेम क्वेश्चन क्यों
हाँ, ये इसके पीछे भी एक राज़ है भई। लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश लास्ट वाइसरॉय ऑफ ज़रा मुझे इसका पहेली है आप लोगों के लिए। ज़रा मुझे बताइएगा कि ये मैं क्या पूछना चाह रही हूँ और इसका आंसर क्या होगा? तो अब फाइनली स्टार्ट हो गया हमारा वो चैप्टर जिसका बेसिक तो आप सबके सामने क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। अब आपके सामने एक पूरा बैकग्राउंड सीन रेडी है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हुआ वो भी समझ में आ गया। भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हुआ तो भारत को अब सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कानून व्यवस्था को मैनेज करना है। कानून व्यवस्था मैनेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी था। बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन 1947 आज़ाद होने के बाद बना है? अगर बाद बना है तो इसका मतलब बाद में डिस्कशन स्टार्ट हुआ था? ऐसा नहीं। हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है एवन रॉय, जिन्होंने 1934 में ही जब ये जो एक्ट आया था 1935 का, इससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली के लिए एक डिमांड रखी थी। उन्होंने कहा भई हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। अब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान देना चाहिए। और ब्रिटिशर्स ने ये आइडिया कब एक्सेप्ट किया? अगस्त ऑफर 1940 में। लेकिन उस समय उन्होंने क्या कहा कि पहले आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। अरे भाई, आपने ऐसा ये कहा कि भई अगर आप करोगे, हम जीतेंगे उसके बाद। कैसे कोई मानता? तो ये आईएनसी ने भी नहीं माना अगस्त ऑफर और लीग ऑफ ये मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जहाँ पर बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने मेंबर्स की है? कितने-कितने उसमें ब्रिटिश मेंबर्स हैं? ये सारे आगे के पार्ट बने। जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 मेंबर्स, जिसमें 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के, 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है? सीट को एलोकेट किसके बेस पे किया जाता था? पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता था। मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इनडायरेक्टली इसलिए क्योंकि डायरेक्ट अभी वोटिंग वाला सिस्टम 18 प्लस वाला सिस्टम अभी नहीं हुआ था। यानी सारे इंडियंस अभी वोट नहीं डाल रहे थे, इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे थे। यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इस वजह से वाइड रिप्रेजेंटेटिव चार्टर जो है, वो थोड़ा-सा यहाँ मिसिंग था। यहाँ पर मेंबर्स हर तरह के रीजन से लिए गए, कम्युनिटीज़ और आइडियोलॉजीज़ भी थी सबकी। अलग-अलग लीडर्स थे, सब आइडियोलॉजीज़ भी डिफरेंट-डिफरेंट थी, ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिनका काम था कि भई आगे जाके हमें कॉन्स्टिट्यूशन अब बनाना है। कैसे बनाना है, क्या डिस्कस करना है, स्टार्ट हो जाता है मामला। तो क्या वर्किंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है। ठीक है, अब हमें अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट अगर बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उसके लिए पहली मीटिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया। ठीक है, कि वो तो उनका ये था कि भई हमें तो अलग ही दे, तो हम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग में आए? तो पहले टेम्परेरी प्रेज़िडेंट बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करो, ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ पर आपको याद रखना है कौन टेम्परेरी था, कौन जो है परमानेंट था, वो सारे क्वेश्चन्स हमेशा याद रखिए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, वो टेम्परेरी प्रेज़िडेंट बनेंगे और परमानेंट लीडरशिप किस-किसकी आएगी? परमानेंट लीडरशिप का ध्यान रखिए। इस बार के ये क्वेश्चन्स हैं, आप मैं इसके साथ-साथ आपको क्वेश्चन्स भी सॉल्व करूँगी जब हम लोग का ये सीरीज़ चलता रहेगा साथ-साथ। तो परमानेंट मेंबरशिप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रेज़िडेंट बनेंगे ऑन 11 दिसंबर 1946। वाइस प्रेज़िडेंट होंगे एस.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। अब इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन 2022 में देखा गया है यूपीएससी का। आप फटाफट से अपना पेपर निकाल के मैं मतलब ये तो 100% श्योर है ना कि अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर तो होगा ही होगा, है ना? तो प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 सालों के तो सॉल्व करने ही करने हैं भई, ये तो मस्ट है, इसको तो मिस करना ही नहीं। और यदि आपको ये पेपर भी इसी इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करवाने हैं, तो आपको कमेंट करना होगा। कमेंट करना होगा कमेंट सेक्शन में, ये 10 सालों के पेपर भी सॉल्व करने हैं इसी तरीके से। ठीक है जी? चलिए, तो अब ये बनते हैं परमानेंट लीडरशिप बनती है और 22 कमेटियाँ बनती हैं। पूरे भारत को अलग-अलग मतलब स्टेट्स की अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग धर्म, तो इस वजह से 22 कमेटियाँ बनती हैं।
कि जो 6 मेजर कमेटियाँ होती है, वो होती है यूनियन पावर से, जहाँ पर डिस्कस होगा फंडामेंटल राइट्स का, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का और इस तरह के इम्पोर्टेंट मुद्दों का। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, वो आएगी और वो चेयर करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो मेन ड्राफ्टिंग कमेटी जो लिखेंगे भई कि संविधान में क्या-क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो सबसे पहली बातें क्या होगी? एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। ड्राफ्ट सबमिट हुआ नवंबर 1949 को, एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इफ़ेक्ट में कब आता है, भारत में कब डिक्लेयर होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो माना जाएगा, वो है 26 जनवरी। आज हम जिसे अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों है ये डेट इम्पोर्टेंट? तो 1930 को 1930 में लाहौर में लाहौर में एक आईएनसी की सभा होती है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा होती है, जहाँ के प्रेज़िडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये वहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब हम आज़ादी लेकर रहेंगे। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और इस वजह से 26 जनवरी की डेट बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है और उसी दिन भारत में संविधान लागू। हमें क्या-क्या याद रखने हैं, की फैक्ट्स क्या है? एक तो इसे बनने में टाइम कितना लगा, जो कि क्वेश्चन बनता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, टोटल मीटिंग कितनी हुई है 165 और कितने डिबेट्स प्रिंट किए गए थे, तो 12 वॉल्यूम में ये डिबेट्स प्रिंट हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो काफ़ी टाइम तक प्रोविज़नल पार्लियामेंट के रूप में काम करती रही, 1947 से 1950 के बीच में। तो ये था आपका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये मेकिंग था, ठीक है? कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया हो। थोड़ा-सा इसका क्रिटिसिज़्म भी देख लेते हैं। तो क्रिटिसिज़्म में कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो यहाँ पर अभी भी फुली इलेक्टेड बॉडी नहीं आई थी। डायरेक्ट इलेक्शन चल रहा था। ये बात कुछ लोगों को धीरे-धीरे परेशान करने लगी। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई पॉपुलर रेफरेंडम नहीं दिया गया। यानी एक ऐसा पॉपुलर मार्गदर्शन जो पूरे भारत को लेकर चलता। महात्मा गांधी भी अब नहीं थे, ठीक है? पहले लोग महात्मा गांधी की तरफ देखते थे क्योंकि महात्मा गांधी बड़ी जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन था आईएनसी जो पूरा एक संघ बन चुका था उसमें और जनता थी उस कई बार ब्रिज का काम कर लेते थे। अब वो भी नहीं है और यहाँ पर कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, ठीक है? जो एलीट सेक्शन थे यानी जो पावरफुल लोग थे वही सत्ता में है, तो फ़र्क क्या रहा? पहले ब्रिटिश सत्ता में रहे क्योंकि ये पावरफुल थे, अब एलीट सेक्शन और कांग्रेस सत्ता में है, अब ये पावरफुल है। तो ये जो जनता थी, इनके लिए क्या हुआ? इनके लिए क्या प्रोविज़न? लेकिन फिर भी एक लेगेसी हुई। क्या लेगेसी थी भई? कि अब डाइवर्स ओपिनियन था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना किसी एक के मत से नहीं बना, अलग-अलग विचारधाराओं के मत से बना। उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय लीडर्स थे जो भारत के भले के लिए काम कर रहे थे। बहुत सारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स भी थे, जिनको लोग काफ़ी सम्मान देते थे। तो इस तरह से जो भारत का सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यू रह पाया। So yes, we can say that the Indian Constitution is not a gift of the British Parliament, but it is the outcome of the collective wisdom of the Constituent Assembly. And this sentence would be as a question in your upcoming examination, and you have to write as a subjective way. कभी लिखना पड़ जाए तो मुझे लगता है कि जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी क्लासेस में वो सारी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो ये था आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आज आपके साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट काम जैसे कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। और दूसरी मुझे आप ये ज़रूर बात बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में एक बार ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला फॉर्मेट ही बेटर है जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं। कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? क्या फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब ठीक है? और इस तरह से नोट्स आपका शेयर करना बेटर है या आपको कुछ और भी चेंजेस चाहिए? यहाँ मुझे आपकी सजेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूँगी जल्दी ही आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट और यदि आप जुड़ना चाहें तो कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं।
वन ऑन वन क्लास चाहते हैं मेरे साथ और अगर मेरी जो क्लासेस लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें भी जॉइन कर तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और करंट अफेयर्स ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर मैं आपके साथ ये सारे सब तो थैंक यू सो मच मैं मिलूँगी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन